मित्रों, नमस्कार। शख्सियत में बात आज स्मिता पाटिल की। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। वो मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। इसकी भी एक कहानी है। मैथिली राव स्मिता पाटिल की जीवनी स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इन कैंडिसेस में लिखती है। स्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर बम्बई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी। उनके पति दीपक किरपेकर एक फोटोग्राफर थे। वो अक्सर स्मिता की तस्वीरें खींचा करते थे। एक बार वो उनकी तस्वीरें लेकर ज्योत्सना के मिलने दूरदर्शन केंद्र गए। गेट में घुसने से पहले ही वो उन तस्वीरों को जमीन पर रखकर व्यवस्थित कर रहे थे। तभी वहाँ से बम्बई दूरदर्शन के निदेशक पी.वी. कृष्णमूर्ति गुजरे। उन तस्वीरों को देखकर उन्होंने पूछा कि ये किसकी तस्वीरें हैं। जब दीपक ने उन्हें स्मिता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। 28 साल पहले स्मिता पाटिल को भी राष्ट्रपति भवन में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके पिता शिवाजी राव एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि 15 साल की उम्र में जेल चले गए थे। आज़ादी के बाद वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। सन 1964 में वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए। उन्हें महाराष्ट्र का बिजली और सिंचाई मंत्री बनाया गया था। उनकी पत्नी विद्याताई पाटिल महाराष्ट्र की जानी मानी समाज सेविका थी। मैथिली राव अपने बायोग्राफी में आगे लिखती है, जब दीपक ने स्मिता के इस बारे में बताया तो दूरदर्शन जाने के लिए वो तैयार नहीं हुई। दीपक के बहुत मनाने पर वो उनके स्कूटर के पीछे बैठकर दूरदर्शन गई। वहीं ऑडिशन में जब उनसे अपनी पसंद की कोई चीज़ सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला सुनाया। उन्हें चुन लिया गया और वो बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी। उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करती थी। स्मिता की बड़ी बिंदी, लंबी गर्दन और बैठी हुई आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। उन दिनों स्मिता के पास हैंडलूम साड़ियों का बेहतरीन संग्रह हुआ करता था। दिलचस्प बात यह थी कि वो समाचार पढ़ने से कुछ मिनटों पहले ही अपनी जीन्स पे ही साड़ी बांध लेती थी। बहुत से लोग जो मराठी बोलना नहीं जानते थे शाम को दूरदर्शन का मराठी का समाचार सुना करते थे ताकि वो शब्दों का सही उच्चारण करना सीख सके। स्मिता पाटिल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण कोपकर की एक डिप्लोमा फिल्म से की थी। उन दिनों श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष ने उनसे स्मिता पाटिल की सिफारिश की। बेनेगल ने स्मिता का ऑडिशन लिया, उन्हें चुन लिया गया, लेकिन बेनेगल ने उन्हें सबसे पहले अपनी फिल्म चरण दास चोर में प्रिंसेस का रोल दिया था। स्मिता पाटिल ने भूमिका, मंथन, अर्थ, मंडी, गमन और निशान जैसी कई समानांतर फिल्में तो की थी। बड़े बजट की फार्मूला फिल्मों जैसे शक्ति और नमक हिलाल में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। मंथन फिल्म में उन्होंने गांव की एक महिला की भूमिका निभाई थी जो पहले तो मिल्क कोऑपरेटिव का विरोध करती थी लेकिन फिर उसका हिस्सा हो जाती है। भूमिका फिल्म में उन्होंने अपने बागी मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर का रोल निभाया जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। केतन मेहता की मराठी फिल्म भवनी भाया एवं भवानी में उन्होंने मुखर जनजातीय महिला की भूमिका निभाई। जब्बार पटेल की मराठी फिल्म अंबर था में, जिसे बाद में सुबह नाम से हिंदी में भी बनाया गया था, स्मिता ने एक ऐसी महिला का रोल किया जो अपने पति के दूसरी स्त्री के साथ संबंधों का पता चलने पर उसका घर छोड़ देती है। उस समय हिंदी फिल्मों में हीरो का बोलबाला था। स्मिता ने पूरी फिल्म अपने कंधे पर उठाकर दिखाई। स्मिता की दोस्त और जानी मानी पत्रकार कुमकुम चड्ढा अपनी किताब द मेरी गोल्ड स्टोरी में लिखती है, स्मिता शुरू से ही छोटे बजट की समानांतर फिल्में करती थी, लेकिन जब छोटे बजट वाले निर्देशकों ने बड़े नामों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया तो स्मिता ने भी बड़े बजट की फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। पाटिल और शबाना आजमी के साथ कई फिल्मों में काम किया जिसमें महेश भट्ट की अर्थ और श्याम बेनेगल की मंडी शामिल है। शबाना ने स्मिता के प्रति कभी गर्मजोशी का भाव नहीं दिखाया। हालांकि स्मिता के माता पिता और बहनों से उनकी बहुत नज़दीकी थी। शबाना ने एक जगह स्वीकार किया था कि स्मिता का अभिनय उन्हें परेशान कर देता था, लेकिन करीब न होते हुए दोनों भी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था। स्मिता की असमय मृत्यु से शबाना को बहुत धक्का पहुंचा था। स्मिता पाटिल को अपने सह अभिनेता राज बब्बर से प्यार हो गया। वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे। स्मिता पर राज और नादिरा बब्बर का घर तोड़ने का आरोप लगा था। अंग्रेजी पत्रिका फेमिना के संपादक विमला पाटिल ने स्मिता को खुला पत्र लिखकर राज बब्बर से अपने संबंधों को खत्म करने के लिए कहा। यहाँ तक कि स्मिता को बहुत चाहने वाले उनकी माँ विद्या भी बब्बर के साथ उनके संबंधों के खिलाफ थी, लेकिन स्मिता ने उनकी भी एक न सुनी। दोनों ने कोलकाता के एक मंदिर में विवाह कर लिया था।
और शादी को उनके बेटे प्रतीक के पैदा होने तक बाहरी दुनिया से गुप्त रखा। उनके दोस्तों ने सवाल किया था कि बुद्धिजीवी स्मिता पाटिल ने पहले से शादीशुदा राज बब्बर से संबंध बनाने के बारे में कैसे सोचा। वहीं कुमकुम चड्डा लिखती है, मैंने भी एक बार झिझकते हुए सवाल से स्मिता पाटिल से पूछा था। उनका कहना था कि मैं बब्बर की संवेदनशीलता के कारण उनकी तरफ आकृष्ट हुई थी। एक ऐसा गुण है जो फिल्मी लोगों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। 28 नवंबर 1986 को उनके बेटे प्रतीक का जन्म हुआ। इसके बाद वो घर आ गई, उनको बुखार रहने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। वो दोबारा अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय राज बब्बर एक चैरिटी शो होप 86 करने में व्यस्त थे। आखिरकार 2 व्यक्तियों ने, जिसमें उनके पति भी शामिल थे, उनको सीढ़ियों से ज़बरदस्ती उतारकर जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बहन का मानना था कि बेटे को जन्म देने के बाद उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया, उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ ना कहा वो मेनिंजाइटिस की चपेट में आ गई। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। और 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 31 वर्ष थी।